ठीक है, सो गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टील पर बात की थी ना। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है यही बता दिया था। सॉलिड सॉल्यूशन एक तरीके से एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जब लिक्विड फेज में होते हैं, दोनों लिक्विड फेज में होते हैं तो वो मिल जाते हैं, और जैसे ही वो सॉलिड फेज में आते हैं तो दोनों एलिमेंट्स आपस में अलग हो जाते हैं। बेसिकली वही है कि जब पर्टिकुलर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें भी दो टाइप के बनते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, और इंटरस्टिशियल होता है। इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि ये आपका अगर कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मान लिया मॉलिक्यूल्स हैं, आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर कार्बन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तो कार्बन इनके बीच में जो स्पेस है वहां आकर के बैठ जाएगा, तो ये आपका इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन बन जाता है। और जब कार्बन इसमें से एक पर्टिकुलर एटम को हटा करके डिस्प्लेस करता है तो वो सेकंड वाला केस हो जाता है, सब्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो वो ज्यादा चीजें अभी डिस्कस नहीं करनी है। हम बेसिकली माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे। तो पहला हमारा था अल्फा फेराइट। अल्फा फेराइट क्या होता है, एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है अल्फा आयरन में जब आप कार्बन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है कि भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स का होता है। मैग्नेटिक मतलब है अगर 723 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास की बात करेंगे, उस टेम्परेचर तक वो कैसा रहेगा, जिसको क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं, उस टेम्परेचर तक वो मैग्नेटिक रहेगा। अगर उससे ऊपर आप टेम्परेचर पर उसको हीट करोगे और जो कार्बन की परसेंटेज है वो 0.025% के अराउंड होगी, अगर उससे ऊपर आप हीट करोगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट था ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट में क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है कार्बन का इन अल्फा आयरन। अल्फा आयरन में जब आप कार्बन ऐड करते हो तो जो सॉलिड सॉल्यूशन आपको मिलता है वो ऑस्टेनाइट होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है एफसीसी स्ट्रक्चर। ये सॉफ्ट होता है लेकिन इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर इसके अंदर नहीं होता, इट इज नॉट मैग्नेटिक, ठीक है। ये चीजें आपको रहनी चाहिए। और मैक्सिमम जो इसकी सॉलिबिलिटी रहती है वो 1100 एंड जनरली 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। आयरन कार्बन डायग्राम आपने पढ़ा होगा ना, आयरन कार्बन डायग्राम मैं भी बताऊंगा। आयरन कार्बन डायग्राम जो है वो उसी से मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजों को। तो 1130 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास की बात करेंगे, और लगभग मैक्सिमम 2% कार्बन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है नेक्स्ट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टील का, दैट इज थर्ड वन। थर्ड माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील इज द नेम इज सीमेंटाइट। ये सारे माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद होने चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, आप बोलते हैं कि सर ये कहां से आते हैं, तो वो यहीं से आते हैं, थ्योरेटिकल से। इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अगर हम सीमेंटाइट की बात करेंगे तो सीमेंटाइट तब फॉर्म होता है जब आयरन, सीमेंटाइट जनरली क्या होता है, कार्बाइड होता है आयरन का, ठीक है। इट इज द कार्बाइड, इट इज द कार्बाइड ऑफ आयरन, कार्बाइड ऑफ आयरन। इसका अगर हम फॉर्मूला बात करें केमिकल फॉर्मूला की तो Fe3C होता है, ठीक है। और ये जब स्पेशल जब हम बात कर सकते हैं डेफिनेट, इट इज ऑब्टेन्ड when definite combination of carbon, it is obtained when definite combination of carbon, it is obtained from liquid, from definite combination of कार्बन एंड आयरन, कार्बन एंड आयरन, ठीक है। आयरन और कार्बन का एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन होगा तभी ये फॉर्म होता है। जनरली अगर मैं इसकी बात करूं, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होता है ये, ठीक है। अगर किससे कंपेयर किया जाता है, एज कंपेयर टू फेराइट एंड ऑस्टेनाइट, एज कंपेयर टू फेराइट एंड ऑस्टेनाइट। फेराइट और ऑस्टेनाइट से बहुत ज्यादा हार्ड होता है। दूसरी बात, और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 6.67%, मैक्सिमम परसेंटेज बता रहा हूं, 6.67% इसमें कार्बन होता है, और इसमें आयरन की परसेंटेज होती है वो
3.3%, ठीक है, 93.3%। आयरन, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि जब हम आयरन कार्बन डायग्राम बनाते हैं तो इस टाइप का एक आयरन कार्बन डायग्राम आप लोगों को पता होगा, इस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर आपका आयरन की परसेंटेज होती है और इधर कार्बन की परसेंटेज हम देखते हैं, ठीक है, कार्बन की परसेंटेज हम देखते हैं। तो जब हम इधर मूव करते जाते हैं तो आयरन में कार्बन की परसेंटेज ऐड करते जाते हैं, और यहाँ पर जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो 6.67% होता है। तो यहाँ जो फॉर्म होता है ना, इस वाले स्टेट पे जो फॉर्म होता है, ये आपकी कार्बाइड होता है, आयरन कार्बाइड होता है, दैट इज सीमेंटाइट यहाँ होता है, Fe3C, ठीक है, Fe3C होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और 0.8% जब कार्बन होता है आपका, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, आपको याद होगा शायद, 0.8% आपका कार्बन होगा और 725 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास, 723 और 725 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो होगा, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं यूटेक्टोइड पॉइंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? यूटेक्टोइड पॉइंट, यूटेक्टोइड पॉइंट, यूटेक्टोइड पॉइंट होता है। और इस वाले यूटेक्टोइड पॉइंट पे जो 0.8% कार्बन हो और 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब रहेगा, तो इधर जो स्टील होगा आपके पास वो आपका होता है हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। इसके इधर जो होता है वो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील होता है, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। और इसके राइट साइड में जब आप जाओगे तो वो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील होता है, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद 2% कार्बन के आसपास हम चले जाते हैं, तो जैसे ही 2% के आसपास कार्बन आता है तो 2.1% या 2% भी कहीं दिया होता है, तो इधर आपका कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। जब 2% से ज्यादा आप ऐड कर देते हो आयरन के अंदर कार्बन, तो वो कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। 2.1% से पहले ये आपकी स्टील होती है यहाँ से यहाँ तक की, और इसके बाद जब कार्बन की परसेंटेज आप ऐड करते जाते हो तो वो कास्ट आयरन में कन्वर्ट होता जाता है। तो कास्ट आयरन भी होता है, इसमें भी अलग होते हैं, हाइपो यूटेक्टिक, फिर हाइपो यूटेक्टिक रिएक्शन भी होती है, इसमें देख लेंगे बाद में क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर। अभी बेसिकली यही याद रखना है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने बता दी कि जो सीमेंटाइट होता है वो जनरली कार्बाइड होता है आयरन का, Fe3C होता है, कार्बन की परसेंटेज 6.67%, आयरन 93.3% होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड दिस वन, एंड इट इज जनरली एक्सट्रीमली हार्ड देन फेराइट एंड ऑस्टेनाइट। अगला अगर हम बात करेंगे, जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टील का, नेक्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील इज परलाइट, फोर्थ वन इज परलाइट। परलाइट का मतलब ये जनरली इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरीके से पर्ल की तरह दिखते हैं, मोतियों की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसको हम परलाइट बोलते हैं, ठीक है। किसकी तरह दिखते हैं? पर्ल्स, मोतियों की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको परलाइट बोलते हैं। जनरली इसमें अगर हम परलाइट की बात करेंगे तो याद रखना, ये कंपोजिशन आपको याद रखना है, 87.5% आपका फेराइट होगा इसमें, अल्फा फेराइट की बात करेंगे, 87.5% इसमें फेराइट होता है, और 12.5% के आसपास, कहीं 7 भी लिखा होता है, 87.3 भी कहीं दिया होता है, और 12.5% मतलब यही है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, 87.3% होगा यहाँ पे या 12.7% होगा। इसका ये इतना इसमें सीमेंटाइट रहता है, ठीक है। अगर 87.5% आपका फेराइट हो और 12.5% आपका सीमेंटाइट हो, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं प्योरली परलाइट। ये आपका एक तरीके से परलाइट होता है। क्या होता है? परलाइट। अगर 87.5% आपका फेराइट हो और 12.5% सीमेंटाइट हो तो ये परलाइट होता है। और कार्बन की जो परसेंट अगर आपके पास है 0.8% अगर कार्बन एग्जैक्टली है तो दिस इज कॉल्ड होली परलाइट, होली परलाइट। अगर प्योर परलाइट की बात करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है, गेट में नहीं, उसमें इसरो का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और
गेट में भी शायद पूछा गया है, जेई में भी। तो ये पूछा गया था कि जो परलाइट होता है उसमें फेराइट कितना होता है, सीमेंटाइट कितना होता है, कार्बन परसेंटेज कितनी होती है। तो फेराइट जो होगा आपका वो 87.5% फेराइट होता है, 12.5% सीमेंटाइट होता है, और कार्बन की परसेंटेज जो होती है वो 0.8% कार्बन होगा। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। अब जब हम होली परलाइट की बात करेंगे तो होली परलाइट कब बनता है, ये फुली, इसको हम बोलते हैं फुली यूटेक्टॉइड स्टील, फुली यूटेक्टॉइड स्टील बोलते हैं इसको, यूटेक्टॉइड स्टील, यूटेक्टॉइड स्टील। जैसे मैंने आपको अभी एक डायग्राम बताया था ना, ये वाला यहां पर 0.8% आपका कार्बन हो गया, ठीक है, और 723 डिग्री सेंटीग्रेड जब की हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है आपका 87.5% अगर आपका फेराइट है, और ये सीमेंटाइट आपका 12.5% अगर सीमेंटाइट होगा, तो उस टाइम पे आपको यहां पर इस स्टेट पर आपको मिलता है फुल्ली, इसको बोलते हैं फुली परलाइट, ठीक है, फुली परलाइट। और इस पॉइंट पे जो स्टील होता है उसको बोलते हैं, दैट रिएक्शन जो यहां पर होती है उसको फुली यूटेक्टॉइड स्टील बोलते हैं, जनरली ये यूटेक्टॉइड स्टील होती है। अब अगर कार्बन की परसेंटेज अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, 0.8% कार्बन और 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास की बात करेंगे। अगर इससे कम परसेंटेज है कार्बन की परसेंटेज अगर 0.8% से कम है, और टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो की बात कर रहे हैं, मतलब इस टेम्परेचर की बात करेंगे, तो इससे पहले वाला जो होगा वो हमें मिलेगा हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां बताया था, ये 0.8% कार्बन, आयरन कार्बन डायग्राम में है ना, 0.8% आपका कार्बन हो गया, और टेम्परेचर इज नियरली अबाउट 723 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे पहले जो स्टील होगा आपका वो हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील होता है, और इसके बाहर 2.1% तक की बात करेंगे, यहां से यहां तक की बात करेंगे, तो वो आपका हो जाता है हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि परलाइट जो होता है, फुली परलाइट जो होता है वो कब मिलता है, फुली यूटेक्टॉइड रिएक्शन जब हमारी होती है उस टाइम पे मिलता है। दूसरा फेराइट इसमें 87.5% होता है, सीमेंटाइट 12.5% होता है, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर इसमें जनरली 0.8% कार्बन को छोड़ दें, अगर मैं इसमें क्या करूं, फेराइट की परसेंटेज क्या करूं, कम कर देता हूं, मतलब फेराइट की परसेंटेज बढ़ा देता हूं, सीमेंटाइट की परसेंटेज कम करूंगा, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, अगर मैंने आपसे बोला 0.8% कार्बन जो है, अगर मैं क्या किया इसमें फेराइट इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या होगा, जो स्टील मुझे मिलेगी वो हाइपो मिलेगी, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। और अगर सीमेंटाइट जब मैं इसमें ऐड करता जाता हूं, सीमेंटाइट जब ऐड करता जा रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये आयरन कार्बन डायग्राम में थोड़ा सा मैंने चीजें बताई आप लोगों को। 0.8% ये हो गया, इससे पहले हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, 0.8 से 2.1 के बीच में जो स्टील होती है इसको हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील बोला जाता है। 0.8% पे जो होता है वो उसको बोलते हैं यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। यहीं पर हमें क्या मिलता है, फुली परलाइट मिलता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील है मार्टेनसाइट। अगर देखा जाए तो ये सबसे खतरनाक या सबसे हार्डेस्ट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टील का। इट इज द हार्डेस्ट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील, अगर मार्टेनसाइट कहीं फॉर्म हो रहा है तो वो सबसे हार्ड होगा। सीमेंटाइट वगैरह सबसे ज्यादा अगर हार्ड कोई स्टील होता है तो वो मार्टेनसाइट होता है। अब ये है क्या कि जो आयरन कार्बाइड है वो अल्फा आयरन में है। इट इज अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ आयरन कार्बाइड
इन अल्फा आयरन, इन अल्फा आयरन। मतलब ये हो गया, अगर ये मेरे पास अल्फा आयरन है, ये अल्फा आयरन है और इसमें अल्फा आयरन में आयरन कार्बाइड आकर के बैठ गया है, Fe3C आकर के बैठ गया है, तो ये क्या बनाएगा आपका मार्टेनसाइट फॉर्म करेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये हार्डेस्ट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टील का, सबसे जितने भी माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है सबसे ज्यादा हार्ड यही होता है, और ये सॉलिड सोल्यूशन होता है अल्फा आयरन के अंदर, आयरन कार्बाइड का सॉलिड सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है, इसका नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट हैज नीडल लाइक स्ट्रक्चर, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर। यहां से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। नीडल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है मार्टेनसाइट का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है स्टील का और जनरली नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब अगला जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टील का, दैट इज ट्रूस्ट्राइट। ट्रूस्ट्राइट, TROOSTILE, ट्रूस्ट्राइट। ठीक है, नॉट एल टी, ट्रूस्ट्राइट। तो ट्रूस्ट्राइट क्या होता है? जनरली जो आपके पास मार्टेनसिटिक प्लेन कार्बन स्टील होगा ना, मार्टेनसिटिक प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, ये मैंने बताया था कि मार्टेनसिटिक प्लेन कार्बन स्टील क्या होता है, एक फेरेटिक प्लेन कार्बन स्टील क्या होता है, मार्टेनसिटिक प्लेन कार्बन स्टील क्या होता है, ऑस्टेनेटिक प्लेन कार्बन स्टील होता है, ये सारे मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो मार्टेनसिटिक प्लेन कार्बन जो स्टील होता है, अगर इस टेम्पर्ड, इसकी टेम्परिंग की जाए, मार्टेनसिटिक प्लेन कार्बन स्टील की अगर हम टेम्परिंग करते हैं, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे? 200 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, और इसको क्वेंच कर दें सडनली, एंड क्वेंच सडनली, तो हमें क्या मिलता है? ट्रूस्ट्राइट। ठीक है, तो जनरली ट्रूस्ट्राइट क्या होता है? अगर हम टेम्पर्ड मार्टेनसिटिक प्लेन कार्बन स्टील को 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर सडनली क्वेंच कर देंगे तो हमें ट्रूस्ट्राइट मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रूस्ट्राइट मिल जाएगा। ठीक है, और ये जनरली ब्रिटल नेचर का होता है, इट इज ब्रिटल नेचर का होगा। और अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे ब्रिटल के साथ साथ ये लेस हार्ड देन मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट तो सबसे हार्ड हो गया, लेकिन उससे कम होता है मार्टेनसाइट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? सोरबाइट। नेक्स्ट इज सोरबाइट, SORBIT। सोरबाइट इज द नेक्स्ट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टील। ये जनरली जो प्लेन कार्बन स्टील होता है, हार्डेंड प्लेन कार्बन स्टील, जो हार्डेंड प्लेन कार्बन स्टील होता है, इस हार्डेंड प्लेन कार्बन स्टील की जब हम टेम्परिंग करते हैं, इसकी जब टेम्परिंग की जाएगी तब हमें मिलता है। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द टेम्परिंग ऑफ हार्डेंड प्लेन कार्बन स्टील। और इसमें होता क्या है, ये एक तरीके से डिस्पर्स्ड, फाइनली डिस्पर्स्ड परलाइट होता है, फाइनली डिस्पर्स्ड परलाइट होता है, फाइनली डिस्पर्स्ड परलाइट। और बस इतना याद रखो, और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो परलाइट और ट्रूस्ट्राइट के बीच में आती है। प्रॉपर्टीज लाइट बिटवीन परलाइट एंड ट्रूस्ट्राइट। ठीक है, ये थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना है। और एक और जो लास्ट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट हम बात करते हैं वो है आपका बेनाइट। ठीक है, ये है बेनाइट। अब बेनाइट क्या होता है? जनरली अगर हम ऑस्टेनाइट को आइसोथर्मली डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, ऑस्टेनाइट को जब हम आइसोथर्मली डिकम्पोज करते हैं तो उससे हमें बेनाइट फॉर्म होता है।
ये जो जितने भी माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ट्रिपल टी कर्व पढ़ेंगे ना, ट्रिपल टी कर्व पढ़ेंगे ना, ट्रिपल टी डायग्राम, उस टाइम पे हमें और डिटेल में इन चीजों को समझ में आएगा तो बता देंगे। तो बेनाइट कब फॉर्म होता है? जब हम आइसोथर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय आइसोथर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट। अब तक क्या रहा? ये सारे इंपॉर्टेंट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं स्टील के। अब कुछ चीजें हो सकती है कि आप लोगों को समझ में आई हो ना आई हो, क्योंकि आप लोगों ने शायद लास्ट लेक्चर नहीं लिया होगा या ये माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोगों ने नहीं पढ़े। ये जो भी मैंने आप लोगों को बताया ये सारे के सारे आप मटेरियल साइंस में जहां तक है पढ़ चुके होंगे, मटेरियल साइंस में। आई होप सो, अगर आप पढ़ा होगा ठीक से तो, क्योंकि ये ज्यादातर चीजें उससे डिफरेंट नहीं है। हाँ जी, अच्छा सावत सर ने पढ़ाया था सर। हाँ, तो ये है, ये मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे तुम बोलते थे ना कि सर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं थ्योरेटिकल जो हमें समझ में नहीं आते कि कहाँ से पूछा गया है, वो यहाँ से आते हैं, ठीक है, SSC JEE वगैरह में जो भी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस या क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सो टाइप्स ऑफ different types of heat treatment processes, different types of heat treatment processes। अब हम क्लासिफिकेशन एक तरीके से कितने टाइप की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है, कब कौन सी प्रोसेस करते हैं, वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर नंबर 1 एनिलिंग। अगर हम सबसे पहली बात करेंगे तो वो है हमारी एनिलिंग, ठीक है, एनिलिंग इज द फर्स्ट वन। सेकंड जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो है हमारी नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग। थर्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज हार्डनिंग। फोर्थ वन इज टेम्परिंग, एंड ऑब्वियसली द लास्ट वन इज केस हार्डनिंग, केस hardening. These are commonly most different types of heat treatment processes. We will discuss these processes one by one, but obviously the concept for heat treatment remains same: heating, holding and cooling. Sometime we will be cooling in furnace, sometime we will be cooling in still air, sometime we will be cooling sudden cooling in the water, you can say sudden quenching, you can say in the same case. So obviously the cooling medium and obviously the heat transfer rate is very important. Cooling rate is very important. What is the cooling rate? Depending upon that cooling rate we will be having different types of processes. तो जनरली ये कूलिंग मीडियम के बेसिस पे और कूलिंग रेट के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। अगेन अगर हम बात करते हैं कि अब एनिलिंग होती क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनिलिंग इन डिटेल। अगर हम एनिलिंग की बात करेंगे, एनिलिंग क्या है? एनिलिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर हम एनिलिंग की बात करेंगे तो पहला पॉइंट, इट इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, heat treatment process consist of heating the metal to the required temperature। डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, हीटिंग द मेटल टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, कॉमा hold it at that temperature for sufficient time to allow internal changes, to allow
internal changes, and then cooling at a very slow rate, cooling at a very slow rate. ठीक है। एनेलिंग क्या है? एनेलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपका मेटल है उस मेटल को हीट करते हैं, सफिशिएंट टाइम तक होल्ड करते हैं जिससे कि उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, और उसके बाद उसको बहुत ही स्लो रेट से कूलिंग की जाएगी, बहुत ही स्लो रेट से कूलिंग की जाएगी। मतलब हो गया एनेलिंग में क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है, इसके बाद होल्डिंग, इसके बाद कूलिंग एट वेरी स्लो रेट, स्लो रेट। वेरी स्लो रेट का मतलब जनरली हम इसमें फर्नेस में कूलिंग करते हैं, ठीक है, फर्नेस में हम इसकी कूलिंग करते हैं। अब व्हाई इट इज डन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो बेसिकली आप लोगों को क्या पता ही होगा कि इस तरीके से, अगर इसका मैंने एक डायग्राम आप लोगों को बता दिया था कि टेम्परेचर वगैरह इस तरीके से हर किसी प्रोसेस में बनाना है, हर एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर हो जाएगा और यहाँ पर आपका टाइम हो जाएगा, है ना। तो पहले आप इसको हीट करोगे, इसके बाद होल्ड करोगे, इसके बाद कूल करोगे, ठीक है। ये डायग्राम बनाना ही बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। हीटिंग डायरेक्शन बता दोगे, होल्डिंग और कूलिंग। अब अभी बता दूंगा ये टेम्परेचर कहां पर कितना कितना होगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब ये जो आपका प्रोसेस है एनेलिंग की क्यों जाती है, तो एनेलिंग के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। हर एक जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, हर एक हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके हीट एनेलिंग के, पहला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना, ठीक है, टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होमोजेनिटी, टू ऑब्टेन होमोजीनियस स्ट्रक्चर, होमोजीनियस स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक बात और याद रखना, रिमेंबर, मैं क्वेश्चन आप लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूं, फिर बोलोगे सर आपने क्वेश्चन गलत करा दिया, ठीक है। मैंने यहां लिखवाया है एनेलिंग जो होती है, एनेलिंग से ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन होता है और होमोजीनियस स्ट्रक्चर भी हमें मिलता है। लेकिन याद रखना, नॉर्मलाइजिंग में जो स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है, याद रखने वाली बात है, जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है उसमें जो ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है और उसमें जो होमोजीनियस स्ट्रक्चर मिलता है वो एनेलिंग से ज्यादा मिलता है। इसीलिए अगर कभी ऑप्शन में नॉर्मलाइजिंग भी दिया है और पूछा गया विच प्रोसेस is used to homogenize the microstructure of the steel, तो उस वाले केस में आपको नॉर्मलाइजिंग अगर ऑप्शन में है तो नॉर्मलाइजिंग पहली प्रेफरेंस देनी है, इसके बाद आपको एनेलिंग पर प्रेफरेंस देनी है। समझ में आया कि नहीं? हेलो हेलो सर, अगर ऑप्शन में अवेलेबल है कि विच प्रोसेस इज बेस्ट फॉर होमोजेनाइजिंग दी स्ट्रक्चर और रिफाइन दी ग्रेन स्ट्रक्चर, अगर वहां पर ऑप्शन में नॉर्मलाइजिंग दिया है एनेलिंग के साथ तो नॉर्मलाइजिंग करेक्ट आंसर होगा। अगर दोनों दिए तो दोनों पे लगा सकते हो, और अगर नॉर्मलाइजिंग नहीं दिया है, एनेलिंग दिया है ऑप्शन में, तो एनेलिंग लगाना है, ठीक है। पहली प्रेफरेंस अगर नॉर्मलाइजिंग है तो इसको देनी है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट और क्यों करते हैं, दूसरा इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस। इंटरनल स्ट्रेसेस, ये इंटरनल स्ट्रेसेस कब हो जाती है इकट्ठी भाई, जैसे वेल्डिंग वगैरह हो गया, और कोई अगर एक ऑपरेशन करने के बाद जब उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है, उनको रिलीव करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। टू रिमूव गैसेस, entrapped gases during casting etc. during कास्टिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं, हॉट गैसेस, वो अंदर इंट्रैप हो जाती हैं, तो उन सबको निकालने के लिए भी हम यूज करते हैं। और इसके अलावा टू प्रिपेयर स्टील फॉर फर्दर ट्रीटमेंट,
टू प्रिपेयर स्टील फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और आगे ट्रीट करने के लिए स्टील को थोड़ा सा और करते हैं। इसके बाद अगर देखना चाहें तो एक और लिख सकते हैं, 2 पॉइंट और है। टू प्रोड्यूस डिजायर्ड माइक्रोस्ट्रक्चर, टू प्रोड्यूस डिजायर्ड माइक्रोस्ट्रक्चर, डिजायर्ड माइक्रोस्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन करना है। और टू चेंज फिजिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, टू चेंज फिजिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सारे काम करने के लिए हमें एनालिंग की जरूरत पड़ती है। अब एनालिंग को भी अगेन क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में। सो एनालिंग इज अगेन क्लासिफाइड into, पहला होती है आपकी फुल एनीलिंग, सेकंड होती है आपकी प्रोसेस एनीलिंग, थर्ड होती है स्फेरोइड एनीलिंग, SPHEROIDISE, स्फेरोइड एनीलिंग, and the last one is diffusion annealing. Diffusion, DIFFUSION, diffusion. Diffusion annealing. ठीक है, ये मैं बाकी अगली क्लास होगी उसमें डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ा सा इंटरेक्शन करना है मुझे आप लोगों से। ओके।